नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, नए शैक्षणिक सत्र में आपका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, पूरे विश्व में एक महामारी का रूप ले चुकी कोविड-19, जिससे कि सभी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। इसी क्रम में शैक्षणिक संस्थानों के अंदर नियमित अध्यापन कार्य भी बाधित हो रहा है, पर चूंकि समय का प्रवाह है, समय चलता जाता है, तो ऑनलाइन टीचिंग का एक कॉन्सेप्ट जो कि हमारे माननीय आयुक्त श्री प्रदीप कुमार जी बोरड ने छात्रों के हित के लिए ये प्रस्ताव रखा और हम सभी उच्च शिक्षा के आचार्यगण छात्र छात्राओं को इस अवस्था में घर बैठे शिक्षण ऑनलाइन माध्यम से करवा रहे हैं। ये शिक्षण कार्य गत वर्ष जो नवाचार हुए थे, जो कि हर महीने के लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित प्रत्येक टीचिंग फैकल्टी के लिए माननीय आयुक्त महोदय ने किया था, उसी के अनुसार माह जुलाई में तृतीय वर्ष बीएससी तृतीय वर्ष के जो फर्स्ट यूनिट है उसको हम आज यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे और यदि आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या मुझको व्यक्तिगत कॉल करके पूछ सकते हैं। कार्बनिक रसायन सेकंड पेपर फर्स्ट यूनिट। कार्बनिक रसायन में हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ के आए हैं कि कार्बन और उससे संबंधित यौगिकों के संरचना, उनके गुण और उनकी बनाने की विधियां के बारे में हम अध्ययन करते हैं। कार्बनिक यौगिकों की संरचना केमिस्ट्स के लिए शुरू से एक चैलेंज का विषय रहा है। अभी तक हमने बहुत सारी ऐसी विधाएं, ऐसे मेथड्स जाने हैं जिससे कि हम किसी कार्बनिक यौगिक की संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक और एक्यूरेट पद्धति प्रचलित है, वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी रसायन शास्त्र की वह ब्रांच है जिसमें हम किसी कार्बनिक पदार्थ की संरचना का विभिन्न ऊर्जा के विकिरणों के अंतर क्रिया के माध्यम से ज्ञात करते हैं। पहले से ही प्राप्त हमारे पास जो डेटाज हैं, उन डेटाज को प्रैक्टिकली डेटाज के साथ कोरिलेट करके हम किसी संरचना का निर्धारण करते हैं। तो ये न केवल हमारे लिए बहुत एक्यूरेट भी है और साथ ही साथ में इसके अंदर हमें दूसरे जो रासायनिक केमिकल्स का जो यूज होता है वो भी कम होता है। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि इसमें बहुत कम मात्रा में किसी कार्बनिक यौगिक का उपयोग करते हुए हम संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। कैसे होता है ये सब कुछ, किस प्रकार से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक से आगे बढ़ते हैं, क्या इसके मूलभूत सिद्धांत हैं और किस प्रकार से इनमें हम अलग अलग विकिरणों का प्रयोग करते हैं और उन स्पेक्ट्रोस्कोपी की विधाओं के क्या क्या नाम हैं, ये जो आपकी प्रथम यूनिट है वो उसके ऊपर ही डिपेंड है। तो मैं आपको
शुरुआत में प्रारंभिक परिचय देना चाहता हूं स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के बारे में, जो आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, उसी को हम आगे लेकर एडवांस तरीके से इसको पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने यहां लिखा है रेडिएशन, विकिरण और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हम क्या समझते हैं? ऐसा समझा जा रहा था कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो सरल रेखा में संचरण करता है, लेकिन अगर वो केवल ही सरल रेखा में संचरण करता है प्रकाश, तो फिर प्रकाश के ऐसे बहुत सारे गुण हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसको कि हम उसके इस सरल रेखीय व्यवहार से नहीं समझ सकते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन आदि। तो इसको समझने के लिए ये माना गया कि लाइट के जो बिहेवियर को समझना है तो कॉस्मोकुलर थ्योरी एंड वेव थ्योरी, तरंग सिद्धांत भी इसी तरह महत्वपूर्ण है जितना कि ये रेखीय सिद्धांत। तो इस आधार पे हम कई प्रकाश के बहुत सारे गुणों को समझ सके। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं और ऐसे बहुत सारे विकिरण, उनके अंदर दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। उनका जो संचरण होता है वो एज वेल एज द इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों उसके साथ साथ चलते हैं और ये दोनों जो है एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इसलिए इसका नाम रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब ऐसी किरणें जिनमें ऊर्जा हो, जिनके अंदर एनर्जी हो। द रेज विद द एनर्जी इज नोन एज द रेडिएशन। हमारे यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी ऐसी किरणें हैं जिनके अंदर ऊर्जा है। अलग अलग प्रकार की किरणें हैं जिनकी ऊर्जाएं अलग अलग हैं और हम इसलिए उनको विकिरण कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। तो ये जो अलग अलग ऊर्जा के विकिरण हैं, उनका किसी पदार्थ पे अलग अलग प्रभाव होता है। तो वो जो इंटरेस्टिंग बात देखने की है कि कितनी ऊर्जा का हमने विकिरण प्रयोग में लिया है और उससे क्या परिवर्तन है, क्या परिवर्तन हो सकते हैं, क्या परिवर्तन हुए हैं। तो इस प्रकार से हम इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं। यहां मैंने चित्र के माध्यम से बताया है कि जब कोई प्रकाश गति करता है, संचरण करता है, तो वो दोनों ही उसके अंदर वेक्टर है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, दोनों ये इनके प्लेन बताए हैं, एक दूसरे के ये लंबवत संचरण होते जाते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सारे हैं, जैसे लाइट है, आपकी सिंपल लाइट है, यूवी रेडिएशंस है, एक्सरेज है, ऐसे बहुत सारे रेडिएशंस हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। ये मुख्यतः पहचाने जाते हैं या तो इनकी वेवलेंथ से हम इसको पहचानते हैं, या इनकी फ्रीक्वेंसीज के बारे में हम जानकारी रखें तो पता चलता है कि ये किस प्रकार के विकिरण है, रेडिएशन है, या फिर इनके वेव नंबर्स। इन तीन पैरामीटर्स के आधार पे हम किसी भी रेडिएशन को पहचानते हैं। लेकिन ये जो रेडिएशंस हैं, इनकी जो एनर्जी है वो उत्सर्जित होती है या अवशोषित होती है, तो वो क्वांटाइज्ड है और उस एक क्वांटम का नाम है फोटोन। तो ये जो फोटोन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से निकलने वाले ऊर्जा की मात्रा है और एनर्जी जो होती है इन रेडिएशंस की, फोटोन की, वो किसके प्रोपोर्शनल है? वह उसकी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। जब किसी प्रकाश को, सिंपल लाइट को, जिसमें कि बहुत सारी लाइट्स हैं, किसी प्रिज्म में से हम निकालते हैं, जब कोई सफेद लाइट कहते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं, तो वो क्या है, अलग अलग रंगों के अंदर विभक्त हो जाती है। जब कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वो क्या होती है, अलग अलग रंगों में, 7 अलग अलग रंगों में, जैसा कि हम जानते हैं, जिसको विबग्योर कहते हैं, विबग्योर। इट इज नॉन एज स्पेक्ट्रम, इट इज अ सिंपल स्पेक्ट्रम। तो ये जो प्रोसेस है किसी लाइट का प्रिज्म में से गुजरने के बाद अलग अलग रंगों के अंदर विभक्त हो जाना, इसको विक्षेपण कहते हैं, इसको डिस्पर्सन कहते हैं। तो ये जो अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है विकिरणों की, तो उनसे हम अलग अलग ऊर्जा के विकिरण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस रूप में डिस्पर्सन का जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगेन मैं टॉपिक पे आता हूं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि हम और साइंटिस्ट और केमिस्ट जो मुख्य तौर पे कार्बनिक यौगिकों की संरचना का निर्धारण करना चाहता है, तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिसमें इंटरेक्शन है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और द मैटर पदार्थ जो कार्बनिक यौगिक आपका है जिसकी संरचना का निर्धारण हमको करना है उसके बीच में, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उन दोनों के बीच के अंदर इंटरेक्शन की जो टेक्निक है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। और इस प्रकार से जो हमें प्राप्त होता है चित्र उसका नाम है स्पेक्ट्रा। वो उस पदार्थ का क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रा कहलाता है। कुछ यूनिट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, उससे पहले हम ये पता करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कितने प्रकार के स्पेक्ट्रा होते हैं। तो मुख्यतः दो प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है, एक तो है इमिशन जिसको बोलते हैं उत्सर्जन, और एक होता है एब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं अवशोषण। तो उत्सर्जन इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? इमिशन स्पेक्ट्रा कब होता है? जब कोई पदार्थ किसी भी तरीके से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और वहां से एक्साइट स्टेट से ऊर्जा को छोड़ के उत्सर्जित करके वापस मूल अवस्था में लौटता है, तो इस प्रकार से जो हमें चित्र प्राप्त होता है इसके इमिशन ऑफ द एनर्जी ड्यू टू द इमिशन ऑफ द एनर्जी बाय दैट एक्साइटेड मेटास्टेबल वी कैन से द एक्साइटेड स्टेट से जो वापस रिटर्न होता है, तो वो जो स्पेक्ट्रा है उसको हम बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। दूसरे प्रकार का स्पेक्ट्रा है जिसको बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि हमारे पास कोई सैंपल है, कार्बनिक पदार्थ है, और उस कार्बनिक पदार्थ जिसकी कि हमको संरचना ज्ञात करनी है, और यदि हम क्या करते हैं उसके अंदर से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करते हैं, कोई विकिरण को गुजारते हैं, तो वो विकिरण जब उसमें से निकलता है तो उस पदार्थ के द्वारा, उस कार्बनिक यौगिक के द्वारा उस विकिरण के कुछ भाग का अवशोषण हो जाता है, यानी कि कुछ भाग जो है वह पदार्थ के द्वारा अवशोषित हो जाता है। और ये डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर। अलग अलग प्रकृति के कार्बनिक यौगिक हैं तो अलग अलग प्रकार से उसका अवशोषण होगा, अवशोषण की जो मात्रा है वो अलग होगी, अवशोषण की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होगी। तो इस प्रकार से जो इंटरेस्ट है, जो बहुत रुचिकर इसमें बात है वो ये है कि प्रकार की पदार्थ की प्रकृति के अनुसार अवशोषण होते हैं। तो जो पहले गुजरने से पहले जो उसकी इंटेंसिटी थी प्रकाश की, गुजरने के बाद जो इंटेंसिटी है उनमें क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है, कम हो जाती है। द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, वो दोनों में अंतर होता है। तो ट्रांसमिटेड लाइट जो है उसकी कितनी इंटेंसिटी कम हुई है, कहां वो ब्लैक उसके अंदर स्ट्रिप आई है, वो जो चित्र है उसको हम बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रा। ये उस पर्टिकुलर कार्बनिक यौगिक का अवशोषण स्पेक्ट्रा कहलाता है। तो मुख्यतः जो हम कार्बनिक यौगिक की संरचना या तृतीय वर्ष के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर जो हमारे सिलेबस में है उसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसको हम डिटेल से यहाँ पढ़ेंगे। कुछ यूनिट जिसका मैं आपको चर्चा कर रहा था, ध्यान देना जरूरी है, सब हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि वेवलेंथ, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा जो तरंग दैर्घ्य होता है मुख्यतः दो क्रमागत श्रृंग, ये जो प्रकाश है उसकी तरंग गति है, उस तरंग गति संचरण का ये मैंने चित्र बनाया है। तो ये जो क्रमागत दो एडजेसेंट क्रेस्ट से होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। जो क्रमागत दो श्रृंग कहते हैं या तो क्रमागत गर्त, तो जो एडजेसेंट टो या टू एडजेसेंट क्रस्ट, इन दोनों की जो डिस्टेंस है एडजेसेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं, उस तरंग का वेवलेंथ कहते हैं, ये उसकी वेवलेंथ कहलाती है। और वेवलेंथ का मेजरमेंट करते हैं एंगस्ट्रॉम से। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर होता है। और इसका एक दूसरा मात्रक भी है, वो है मिली माइक्रो, या फिर हम इसको नैनोमीटर भी कह सकते हैं। वी कैन आल्सो डिनोटेड इट एज ए नैनोमीटर एंड इट इज इक्वल टू द 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो ये मुख्यतः दो मात्रक है जिससे हम किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य को नाप
मापते हैं और इसको बताने का है सिंबल लैम्ब्डा। दूसरा है वेव नंबर। ये इस प्रकार के प्रतीक से बताया जाता है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट वेव नंबर न्यू बार। ये कहलाता है न्यू बार और ये तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती बराबर होता है, रेसिप्रोकल होता है। ये क्या होता है? ये तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम होता है। जो वेव नंबर है वो तरंग दैर्घ्य का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है और इसका मात्रक है सेंटीमीटर इनवर्स पर सेंटीमीटर। यानी कि वेव नंबर का मतलब है वह तरंगों की संख्या जो किसी 1 सेंटीमीटर के अंदर से गुजरती है पर सेकंड। 1 सेंटीमीटर से गुजरने वाली जो तरंगें हैं उनको हम क्या कहेंगे? वेव नंबर कहते हैं और इसका जो मात्रक है वो क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स और इसको हम बोलते हैं न्यू बार। तीसरा किसी भी तरंग को प्रदर्शित करने का, उसको ज्ञात करने का, उसको पहचान करने का है फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, इसको हम बोलते हैं न्यू। किसी एक पॉइंट बिंदु से पर सेंटीमीटर गुजरने वाली तरंगों की संख्याएं, इसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और इसको न्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक है हर्ट्ज या इसको बोलते हैं 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 साइकिल पर सेकेंड। और ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या होती है? तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरंग दैर्घ्य यदि ज्यादा है उस तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। और इस प्रकार से ये फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू सी बटा लैम्ब्डा। जब हम ये चिन्ह हटाते हैं तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट आता है सी, इसको बोलते हैं प्रकाश का वेग। न्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है, सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है एंड लैम्ब्डा इज द वेवलेंथ। c is equal to 2.998 into 10 to the power 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये स्थिरांक है, कांस्टेंट है। इस प्रकार से जो एनर्जी किसी भी रेडिएशन की वह h न्यू के बराबर होती है, ये हम सभी जानते हैं। यहाँ न्यू क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी है, h जो है उसका प्लैंक नियतांक है। And we can say the energy of the radiation also equal to hc bata lambda. Here, greater the wavelength, lower the energy of that particular radiation. जितनी ज्यादा तरंग दैर्घ्य है उतनी उसकी रेडिएशन की क्या है? एनर्जी कम है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो एनर्जी कम है। इस प्रकार से ये संबंध इनके बीच में होते हैं। अब मैं आपको कुछ विकिरणों के बारे में बताता हूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताता हूं। मुख्यतः जो आपका पूरा इलेक्ट्रोनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, जो कि हम यहाँ पर प्रयोग में लाते हैं, जिसका हम यूज करेंगे रेडिएशंस का, उसकी एक ब्रीफ में आपको यहाँ बताता हूँ। बाद में जब जब वो आएगा तो उसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो एरिया है, जो उसकी रेंज है, उसका नाम है अल्ट्रावायलेट, that is parabangni, and the visible range, or we can say UV and visible spectrum. It is the part of the spectrum known as the UV and visible spectrum, that is पराबैंगनी एवं दृश्य क्षेत्र। इसका नाम क्या हो गया? पराबैंगनी एवं दृश्य क्षेत्र। तो इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें जो 190 से लेकर 400 नैनोमीटर की जो विकिरण है वो तो कहलाती है पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी क्षेत्र कहलाता है। और 400 से 800 नैनोमीटर का जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं दृश्य क्षेत्र। और जब हम किसी कार्बनिक यौगिक के द्वारा इन विकिरणों का अवशोषण होता है तो मुख्यतः क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर चेंज होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं? एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, उनके एनर्जी लेवल के अंदर चेंज होता है। जैसे एब्जॉर्प्शन हुआ है तो पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन से होता है हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। तो मुख्यतः चेंज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर चेंज होता है। और इससे हमें सूचना क्या मिलती है? इसमें हमें सूचना मिलती है कि जो कार्बनिक यौगिक है उसके अंदर क्या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, या अनसैचुरेशन है, या कॉन्जुगेशन है इत्यादि। असंतृप्तता के बारे में पता चलता है, संयुग्मन के बारे में पता चलता है। तो इतनी ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी
इंफॉर्मेशन अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से संरचना के बारे में हमें प्राप्त होती है। दूसरा जो क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं आईआर, पूरा नाम है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, अवरक्त क्षेत्र। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका 667 से लेकर और 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक का जो भाग है, इतनी ऊर्जा के जो विकिरण है वो किस में आते हैं? आईआर रीजन में आते हैं, अवरक्त क्षेत्र में आते हैं। और यदि किसी काल्पनिक यौगिक के द्वारा इनका अवशोषण होता है तो किसमें चेंज होता है? उसके रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस होते हैं। किसमें चेंज होते हैं? रोटेशनल एंड द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल चेंज होते हैं। और ये आईआर जो रेडिएशन है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव इन रेस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी कार्बनिक यौगिक की संरचना के लिए ये बहुत अधिक सूचनाएं देते हैं। मुख्यतः ये क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि क्या इसके अंदर सी डबल बॉन्ड O है, OH, NH, C ट्रिपल बॉन्ड C, इस प्रकार से कौन से क्रियात्मक समूह इस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित है उसके बारे में ये पूरी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरे प्रकार का जो हमारे मुख्य काम में आने वाला है संरचना के लिए वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, रेडियो आवर्ती तरंगें, जो कि 60 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की तरंगें जो होती हैं उनको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स कहते हैं। और कार्बनिक यौगिक में क्या चेंज आता है? इसके जो एटॉमिक न्यूक्ली हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक लेवल में चेंज आता है। बेसिकली इट इज एनएमआर, दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। जो इतनी प्रकार की आवृत्ति की तरंगें हैं उनको क्या करेंगे? यदि किसी एटॉमिक न्यूक्ली की तरह एब्जॉर्प्शन होगा तो उनके अंदर इंटरेक्शन होगा और उनके अंदर क्या होता है? चेंजेस होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें ये पता चलता है कि हाइड्रोजन न्यूक्ली उसके एनवायरनमेंट की जानकारी मिलती है कि वो किस एनवायरनमेंट में है, किस केमिकल एनवायरनमेंट में है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स हैं जिसमें अलग अलग ऊर्जा के विकिरण कार्बनिक यौगिक को दिए जाते हैं और अलग अलग इनका हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। यूवी और विजिबल रेंज के रेडिएशन का अवशोषण होता है और वो जो चित्र हमें प्राप्त होता है उसका नाम है यूवी स्पेक्ट्रा और विजिबल स्पेक्ट्रा। एज वेल एज यदि आईआर विकिरण के अवशोषण के द्वारा हमें जो स्पेक्ट्रा प्राप्त है उसका नाम है आईआर स्पेक्ट्रा एंड द एनएमआर स्पेक्ट्रा। तो एक ही कार्बनिक यौगिक के ये तीनों अलग अलग स्पेक्ट्रा हम जब प्राप्त करते हैं तो इनके आधार पर और मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर हम ये उसकी संरचना का निर्धारण करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।